नमस्कार, IND 121 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं राहुल राव जी, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी हैं भारतीय युवा कांग्रेस के। राहुल जी, आपका IND 24 में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया नवीन जी। निश्चित रूप से कांग्रेस को इस वक्त तरुणाई की जरूरत है। आप लोगों का एक स्टेटमेंट मान लीजिए, उसको मॉडल स्टेटमेंट बन गया है कि कांग्रेस 130 साल पुरानी पार्टी है, लेकिन अब उस 130 साल पुरानी पार्टी को नवजीवन प्रदान करने के लिए युवाओं की और नई टीम की आगे आने की आवश्यकता है। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि अब कांग्रेस अप्रासंगिक हो गई है, तो क्या वाकई में अप्रासंगिकता की तरफ बढ़ रहे हैं आप? देखिए, जहाँ तक आपने बात की कि 130 साल पुरानी पार्टी है, हमारे लिए गर्व की बात है कि हम उस राजनीतिक दल से आते हैं जो स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर आज तक लगातार जनता की और अब इस देश के हितों की लड़ाई लड़ती रही है। जहाँ तक बात है युवाओं की पार्टी में होने की या भागीदारी होने की, मैं समझता हूँ जब से माननीय राहुल गांधी जी आए राजनीति में, उससे पहले भी अनेक दौर ऐसे आए। 1977 में भी विपक्षी पार्टियां कहती थी कि कांग्रेस समाप्त हो गई है, लेकिन कांग्रेस ने उससे अधिक मजबूती के साथ वापसी की। राहुल गांधी जी जब आए तो नौजवानों को मौका मिला। आप देश में उन्होंने, चाहे युवक कांग्रेस की बात हो या NSUI की बात हो, उन्होंने आम आदमी या आम परिवार के नौजवानों के लिए राजनीति के रास्ते खोले और उसका फायदा ये हुआ कि आम घर के नौजवान राजनीति में आए, कहीं सांसद बने, कहीं विधायक बने और स्थानीय निकाय के चुनाव में भी नौजवानों का प्रतिनिधित्व बढ़ा। तो मैं समझता हूं कि विपक्ष की अपना काम है। सत्तारूढ़ दल जो है, शायद वो अपने घमंड में चूर होके ये बातें कह सकता है कि कांग्रेस अभी बीती हुई पार्टी है, लेकिन मैं समझता हूं कि हमेशा कांग्रेस ने मजबूती से वापसी की है। जी, तो वर्तमान परिदृश्य में कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में पिछड़ती हुई तो दिख रही है। आपको अधिकांश जगह चुनावों में पराजय का सामना करना पड़ रहा है और कई बार तो अब आप इस स्थिति में भी खुश होते हैं कि कोई भी आगे आ जाए, बस भारतीय जनता पार्टी नहीं आए। तो इस परिदृश्य के पीछे के क्या कारण मानते हैं? जी देखिए, कि जहाँ तक सत्ता में आना, ये एक नंबर गेम्स की बात है। बहुत बार हम कई प्रदेशों में सत्ता में आते हैं, जहाँ तक मध्य प्रदेश की ही बात कर लीजिए, सत्ता में होके भी राजनीतिक दल जो है, सत्तारूढ़ राजनीतिक दल ऐसे होते हैं कि सरकारें तोड़ के भी सरकारें बनाई जाती हैं। और जहाँ तक सिमटने की बात है कि दूसरा विपक्षी दल आ जाए लेकिन भारतीय जनता पार्टी नहीं आए, उसके पीछे मूल कारण है वैचारिक। कुछ राजनीतिक दल ऐसे होते हैं जिनकी विचारधारा कहीं ना कहीं आम जनमानस के जीवन को प्रभावित करती हैं। हमारे देश की संस्कृति और देश का लोकतंत्र इतना पुराना है कि पीढ़ी दर पीढ़ी हम देखते हुए आते हैं कि हमारे यहाँ प्रेम, भाईचारा और सौहार्द रहा है, लेकिन कुछ राजनीतिक दल उस संस्कृति को और उस लोकतंत्र को चोट पहुंचाने का काम करते हैं। हमारा एक बड़ा देश है, विशाल देश है और पूरे विश्व की एक नज़र रहती है कि हिंदुस्तान का जो लोकतंत्र है वो मजबूत है, लेकिन कुछ राजनीतिक दलों के सत्ता में आने पर कहीं ना कहीं उनके जन विरोधी फैसलों से, लोकतंत्र विरोधी फैसलों से और आपसी भाईचारा और सौहार्द को तोड़ने वाली घटनाओं के कारण कहीं ना कहीं कई बार राजनीतिक दलों को ऐसे भी फैसले लेने पड़ते हैं, ऐसे भी गठबंधन करने पड़ते हैं कि सत्ता आए ना आए, ये देश रहना चाहिए। सत्ता से अधिक प्रेम देश की सेवा से और देश के रहने से होना चाहिए। जी ठीक है, सत्ता भले ही नहीं हो लेकिन देश रहना चाहिए, ये अच्छा भाव है। लेकिन जब आप कहते हैं कि सरकार जनहितैषी निर्णय नहीं ले रही है, सरकार लगातार ऐसे निर्णय ले रही है, खासकर राहुल गांधी जी बहुत आक्रामक हैं कि वो एक दो उद्योगपतियों को लेकर ही सरकार का कंसर्न है, बाकी आम जनमानस से कोई लेना देना नहीं, तो बहुत लाजमी हो जाता है कि आप फिर पूरी ताकत के साथ लड़ें और सरकार को उखाड़ फेंकें, क्योंकि अंततः जनहित के लिए आपको वो सारे अधिकार तो चाहिए जिनसे आप कर्तव्यों की प्रतिपूर्ति कर पाओ। तो चुनावों में अक्सर अप्रत्याशित सफलता भारतीय जनता पार्टी को मिलती है, आपको अप्रत्याशित हार का सामना करना पड़ रहा है, ऐसा क्यों? देखिए, अलग अलग प्रदेश की अलग अलग स्थिति होती है। बहुत बार जनमानस जो है बहुत दिन तक सत्ता में कई बार दलों को देखता है, कई बार बहुत सारे वादे होते हैं, लोक लुभावन वादे करके जो सरकारें आती हैं, कई बार लोग विश्वास करते हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज से 6 साल पहले केंद्र में आई तो उन्होंने नौजवानों से वादा किया, एक सुनहरे सपने दिखाए कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेंगे, महंगाई कम होगी, बहुत सारे मुद्दे थे। उन्होंने ऐसे ऐसे भ्रष्टाचार के मुद्दे जो है, चाहे वो
बाद में जो है 2G फला 50 उन्होंने इस तरह के घोटाले गिनाए, लेकिन बाद में जो कोर्ट में साबित नहीं हुए। और 2 करोड़ युवाओं को रोजगार का वादा था, महंगाई का वादा था। तो जनता कहीं ना कहीं उन वादों पे विश्वास कई बार करती है, लेकिन जब वो वादे टूटते हैं तो कहीं ना कहीं जनता दुखी भी होती है और उसका आक्रोश निकलता भी है। जिस तरीके से आप देखेंगे कि 70 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि रसोई गैस का सिलेंडर आज 900 से 1000 रुपए पहुंच गया। देश के अंदर आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि 90 से 100 रुपए डीजल और पेट्रोल बिक रहा है। और हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, जिसकी अर्थव्यवस्था जीरो है, बांग्लादेश और नेपाल जैसे छोटे देश आज हिंदुस्तान से कहीं अधिक सस्ता पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस अपनी जनता को उपलब्ध करा रहे हैं। जब हिंदुस्तान की जनता ये देख रही है और अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है, लेकिन कई बार धर्म के नाम पर सामाजिक सौहार्द को तोड़कर अलग अलग मुद्दों से ध्यान भटकाकर कई बार कुछ लोग अल्प समय के लिए, मैं समझता हूं, हो सकता है वो सत्ता की सीढ़ियों पर चढ़ जाएं और कामयाब हो जाएं, लेकिन लंबे समय तक राजनीति में वही व्यक्ति रहेगा जो जनता से सच्चे वादे करेगा और उनको निभाएगा। हो सकता है सत्ता किसी के पास कुछ समय के लिए अधिक रह जाए, लेकिन लंबे समय तक वही रहेगा जो जनता के वादों को पूरा करेगा। जी, अभी एक राजनीतिक गलियारों में ये बात बड़ा सिर उठा रही है कि कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व में एक अंतर विरोध है राहुल गांधी जी को लेकर। एक G23 जो एक नाम दिया है कि वरिष्ठ लोग कह रहे हैं कि वैचारिक कहीं ना कहीं एक मार्गदर्शन प्राप्त नहीं हो पा रहा है, तो क्या ये वाकई ऐसा चल रहा है? देखिए, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, चैनल आपका बहुत लोग यहाँ पे असंख्य लोग देखते हैं। राहुल जी के बारे में किसी भी व्यक्ति ने उनके नेतृत्व पे सवाल नहीं उठाया, किसी ने ये नहीं कहा। राहुल जी ने हमेशा नौजवानों को आगे किया, बुजुर्गों को सम्मान दिया। ठीक है, यही खूबसूरती है। यहां पर अन्य राजनीतिक दलों के तरह मार्गदर्शक मंडल नहीं होता। कांग्रेस की यही खूबसूरती है कि ये लोकतांत्रिक पार्टी है, यहां हर व्यक्ति को अपने विचार कहने का हक है। लेकिन राहुल जी के नेतृत्व में हर कांग्रेस के कार्यकर्ता का विश्वास है और वो हमारे नेता हैं। इसमें कहीं कोई किसी भी कार्यकर्ता में, वरिष्ठ नेता में और पार्टी के पदाधिकारियों में कहीं कोई सगा सुबह नहीं है। और युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने तो अभी अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में प्रस्ताव भी पास किया, जिसमें देश भर के प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। एक स्वर में हमने प्रस्ताव पास किया कि आगामी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी जी होने चाहिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष BV श्रीनिवास जी हों या अन्य हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हों, समय समय पर हमेशा राहुल जी से हम लोग मांग करते हैं। उनके नेतृत्व पर कभी भी कोई कार्यकर्ता ने हमेशा ये चाहा है कि माननीय राहुल गांधी जी हमारा नेतृत्व करें। उनके नेतृत्व और मार्गदर्शन में हम आज भी काम करते हैं। राहुल जी के विषय में एक छवि गढ़ने की कोशिश की जा रही है कि उन्हें थोड़ा सा बाल बुद्धि या राजनीति के प्रति उदासीन चरित्र का व्यक्ति बताया गया है कि जबरन जैसे उनको राजनीति में डिप्लॉय किया गया हो, या वो किसी भी विषय की बहुत ज़्यादा गहराई से जानकारी नहीं रखते हैं, तो चुटकुले तक उनके ऊपर बन गए, एक नाम भी उनको दे दिया गया। तो आम जनमानस में वो छवि विपक्ष ने कहीं ना कहीं गढ़ दी है, तो उसको कैसे तोड़ पाएंगे आप? देखिए, जो भी झूठी और मनगढ़ंत गढ़ी हुई कहानियां होती हैं, एक समय के बाद जो है वो निश्चित तौर पे टूटती हैं। एक एजेंडे के तहत कांग्रेस पार्टी के ऊपर लगातार कहीं ना कहीं से हमले होते रहे। विशेष तौर पे राहुल जी को हमेशा निशाना बनाने का विपक्ष की तरफ से कोशिश की गई, लेकिन सबसे अधिक मुखर होके अगर विपक्ष की भूमिका कोई निभा रहा है इस देश में तो माननीय राहुल गांधी जी निभा रहे हैं। और जहां तक बात है उनकी भूमिका और छवि की, देश की जनता भली भांति समझने लग गई है। ये चाहे नोटबंदी की बात हुई हो, उसके होने वाले प्रभावों के बारे में सबसे पहले माननीय राहुल गांधी जी ने बताया था। जिस तरीके से लॉकडाउन ये हुआ, राहुल गांधी जी ने सबसे पहले मुखर होकर बताया था कि इसका असर देश के रोजगार पर पड़ेगा, देश के नौजवानों की नौकरियों पर पड़ेगा और देश की अर्थव्यवस्था की कमर टूट जाएगी। ये उनके डिस्कशन बहुत बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों के साथ, उनके इंटरव्यू बड़े बड़े चैनलों में प्रकाशित हुए और उन्होंने सार्वजनिक मंचों से ये बात कही। आज जब हम देखते हैं कि जिस तरीके से लॉकडाउन का पालन हुआ, जिस तरीके से लॉकडाउन में जल्दबाजी की गई और अनप्लान्ड तरीके से किया गया, चाहे GST को लाने की बात हुई हो, चाहे नोटबंदी की बात हो, एक रात में नोटबंदी की गई, तो कहीं ना कहीं पूरे देश में अब जनता ये मान रही है कि अगर देश में विपक्ष के तौर पर अगर कोई
व्यक्ति मजबूती से इस देश में लड़ रहा है तो वो राहुल गांधी है। अगर इस देश के जनता के आवाज आज उन्होंने तो कभी राहुल गांधी है। 4-5 घंटे पहले एक ट्वीट किया है कि संघ हमला करना सिखाता है और अहिंसा किसानों को निडर बनाती है, और कृषि कानून जो है वापस करा के ही दम लेंगे, संघ में रहेंगे, सारे लोग मिलेंगे। कृषि कानून वाले विषय पर या जो कृषि बिल आया है उसको लेकर बहुत कांग्रेस मुखर रही है, लगातार किसानों को सपोर्ट कर रही है, आंदोलन को सपोर्ट कर रही है, लेकिन फिर भी एक जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो कांग्रेस की अगुवाई में जो होना चाहिए था वो नहीं देखा। वो एक उत्तर भारत तक सिमट के रह गया। अगर ये बिल वाकई में किसान विरोधी हैं तो क्यों नहीं कांग्रेस का एक कार्यकर्ता जुट जाता है? क्योंकि मध्य प्रदेश में सरकार, आपने कहा था किसान का कर्जा माफ करेंगे, कर भी रहे थे, लेकिन बीच में चली गई। तो किसानों के मसले पर एक बड़ा जन समर्थन मिलता है, लेकिन किसानों के साथ आप खड़े हो गए हैं, उनकी अगुवाई नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, हमने कभी भी किसान आंदोलन पहले दिन से गैर राजनीतिक रहा। हमने कभी सत्ता हासिल करने के लिए सीढ़ी का इस्तेमाल नहीं किया मुद्दों का। जिस तरह से राहुल जी हमेशा कहते हैं, हमने अहिंसात्मक आंदोलनों के माध्यम से ही आगे बढ़ने को हमेशा अपनी जिम्मेदारी समझा। जहां तक किसान आंदोलन की बात है, देश की राजधानी की सीमाओं को चारों ओर से आज देश के किसानों ने घेरा हुआ है। जहां तक बात है अगुवाई की, आप देखेंगे लगातार, चाहे ट्रैक्टर रैली की बात हो, राहुल गांधी जी सबसे पहले पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में अलग अलग बड़े बड़े लाखों किसानों के सम्मेलन करके आए। आज वहां किसान विश्वास करता है कि अगर हमारी बात कोई मजबूती से इस देश में रख रहा है तो वो राहुल गांधी रख रहे हैं, कांग्रेस पार्टी रख रही है। आप बताइए, इतना बड़ा किसान आंदोलन चल रहा है, 300 से अधिक किसान जो है शहीद हो जाते हैं। संवेदना का एक शब्द सत्तारूढ़ राजनीतिक दल के किसी एक व्यक्ति का नहीं आता। मैं समझता हूं कि वो देश के नागरिक थे, किसान थे, आपकी विचारधारा में विश्वास रखते थे, नहीं थे, आपके विरोधी भी हों। अगर कोई आंदोलन में शहीद होता है तो मैं समझता हूं कि संवेदना के 2 शब्द सत्तारूढ़ दल के आने चाहिए थे। आप बताइए, जहां पर किसान कर्जा माफ हो रहा था, राहुल जी ने जो कहा, जो वादा किया, आज जनता उस पर विश्वास करती है। छत्तीसगढ़ में उन्होंने कहा कि कर्जा माफ करेंगे, माफ हुआ। पंजाब में उन्होंने जो वादे किए वो निभे। इसी तरह से मध्य प्रदेश में भी काम हो रहा था, लेकिन वो अधूरा रहा और चीजें बाकी रह गई। लेकिन एक कलम से कमलनाथ जी के नेतृत्व में बनी कांग्रेस की सरकार ने किसानों का कर्जा माफ करने का काम किया। ये कहते थे प्रोसेसिंग यूनिट लगाएंगे। आप देखिए, रायसेन में किसान 1 रुपए किलो में टमाटर उसका कोई खरीदार नहीं है। वो बेचारा अपनी फसल को रोड पर फेंक रहा है। भिंडी, कोई भी और सब्जियां हैं, सीजनल सब्जियां हैं, उनको कोई प्रोसेसिंग यूनिट नहीं लग पा रही है। तो ये कहां किसान का भला कर रहे हैं? किसान आज दुखी है और परेशान है और आशाओं से इस देश की तरफ और कांग्रेस पार्टी की तरफ देख रहा है। ईसी और ईवीएम, इलेक्शन कमीशन और ईवीएम लगातार आपके निशाने पर हैं। आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन सरकार की हाथ की कठपुतली बन गया है और ईवीएम पर बिल्कुल विश्वसनीयता नहीं है। तो ईसी और ईवीएम को लेकर जब आपने शंका जाहिर कर दी है, लेकिन हर फोरम पर आपको असफलता मिली है, फिर बार बार वही सवाल क्यों? देखिए, हमारा लोकतंत्र में विश्वास है, लेकिन सरकारी संस्थाओं का जब राजनीतिकरण हो जाता है तो कहीं ना कहीं तानाशाही बढ़ती है। लेकिन हमारा आज भी देश की संस्थाओं में, संघीय ढांचे में हमारा विश्वास है, हमारे देश की न्याय व्यवस्था में विश्वास है। लेकिन कहीं ना कहीं चुनाव आयोग का राजनीतिकरण करने की कोशिश होती है। लगातार ईवीएम पकड़ी जा रही हैं, लगातार उनके अंदर खराबी मिल रही है, लगातार ये शिकायतें, चाहे पश्चिम बंगाल की बात हो, आसाम की बात हो या अन्य प्रदेशों की बात हो, जहां पे भी चुनाव होते हैं शिकायतें आती हैं। और इसके ऊपर आज पूरे देश में एक चर्चा का विषय ईवीएम लगातार कई वर्षों से रहा है। बल्कि बहुत फेमस एक गायककार जो हैं, उन्होंने अपनी भाषा में एक बहुत बड़ा गीत भी गाया कि गैया की कसम, गंगा मैया की कसम, तुम्हें कसम देश की यार, ईवीएम हटा सरकार। वो इतना पॉपुलर है उत्तर भारत में, बहुत लाखों करोड़ों लोगों ने उसे शेयर भी किया। मैं कहना चाहता हूं कि आज लोग जन भावनाओं को प्रकट कर रहे हैं। हम क्या कर सकते हैं? हम विपक्ष की भूमिका अदा कर सकते हैं। जब तक वो अपने फैसलों को वापस ना ले, तब तक सड़क से संसद तक आंदोलन कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं संघीय व्यवस्थाओं में बैठे व्यक्तियों को भी ये सोचना होगा कि राजनीतिक दल के व्यक्ति भी इसी देश के व्यक्ति हैं।
चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल का व्यक्ति हो, हमें जन विरोधी फैसले वापस लेने होंगे, जनता से बात करके जनहितैषी फैसले लेने होंगे, तभी ये देश आगे बढ़ सकता। आपने कहा कि विपक्ष की भूमिका में आप सदन से लेकर सड़क तक जो भी जनहित की बात होगी उठाएंगे। मध्य प्रदेश में सरकार भले ही ना हो आपकी, लेकिन एक अच्छी बड़ी और मजबूत संख्या में आप विपक्ष के रूप में मौजूद हैं। अब मध्य प्रदेश में अभी एक उपचुनाव है दमोह में, और फिर नगरीय निकाय के चुनाव हैं सामने। ये चुनाव जनता के मूड को, एक सीट से कुछ फर्क नहीं पड़ जाता, लेकिन ये चुनाव जो है जनता के मूड को तो समझेंगे कि आगे आने वाले समय में कांग्रेस के लिए कितना स्कोप है। तो यूथ कांग्रेस की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है इस पूरे अभियान में? देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरह से युवा प्रभावित है इस सरकार की जनविरोधी नीतियों के कारण, चाहे वो रोजगार उपलब्ध कराने की बात हो, चाहे देश में बढ़ती हुई प्रदेश में महंगाई की बात हो, लगातार हो रहे शिक्षा व्यवस्था में गिरावट की बात हो, ये सभी मुद्दे, और विशेष तौर पे विकास का मुद्दा, स्थानीय स्तर पर ग्रामीण विकास की आप जो स्थिति देखेंगे, आप अलग अलग प्रदेशों में देखेंगे, रोड पक्की हैं, गांव में नालियां पक्की हैं, अगर बड़े गांव हैं तो वहां पे आज सीवर लाइन है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि यहाँ विकास के मामले में, ग्रामीण विकास के मामले में बहुत पीछे है। तो ये मुद्दे हावी रहेंगे, और निश्चित तौर पर युवक कांग्रेस का कार्यकर्ता मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे, घर घर जाएंगे, और नौजवानों की भूमिका से मुझे लगता है कि दमोह का उपचुनाव निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी जीतेगी। जैसा आपने कहा कि एक सीट से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सत्ता में वो इस वक्त बैठे हैं, लेकिन निश्चित तौर पे ये चुनाव इनको आईना दिखाने का काम करेगा कहीं ना कहीं। और आने वाले स्थानीय निकाय चुनाव में निश्चित तौर पे युवाओं की भागीदारी से, प्रतिनिधित्व से आने वाले, क्योंकि स्थानीय निकाय भी एक महत्वपूर्ण चुनाव है, पहली सीढ़ी है राजनीति की, मैं समझता हूं कि उन चुनावों में भी कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करेगी। जी, मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से अभी यूथ कांग्रेस में जो बदलाव हुए हैं, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष अभी आसीन हुए हैं नए नए, तो यूथ कांग्रेस जब पूरा फोकस राजनीति पे युवाओं के दारोमदार पर है, तो कई बार क्या होता है कि जब हम राजनीति में आते हैं और हमें एक बड़ी जवाबदेही मिलती है तो तुरंत दूसरा भाव आ जाता है कि हम मेन स्ट्रीम में आए, हमें टिकट मिले। अब संगठन के लिए काम करने में उतनी दिलचस्पी नहीं है, तो युवा कुछ समय तक ठहर के संगठन को मजबूत करें, और फिर टिकट की जो राजनीति है वो राजनीति किस मानस पर पहुंच गई है कि उसकी वजह से आपकी सरकार चली गई। तो टिकट की राजनीति ना हो, बल्कि संगठन को मजबूत करने की राजनीति हो। ये भाव यूथ कांग्रेस के अंदर कैसे प्रबल हो, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण कारक है। इसके लिए तमाम प्रकल्प होते हैं, प्रशिक्षण होते हैं, भारतीय जनता पार्टी तमाम आयोजन करती है। कांग्रेस को एक आरोप लगता है कि आप सांगठनिक रूप से कमजोर हो, क्या आप इसको स्वीकार करते हैं? नहीं, मैं समझता हूं कि हम राष्ट्रीय स्तर पे भी, जब भी हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो, प्रदेश स्तर पर हमारी बैठकें होती हैं, निश्चित तौर पे हम संगठन को मजबूत करने पे हमेशा हमारा उद्देश्य रहता है, चर्चा भी होती है। जहां तक बात है युवाओं को प्रतिनिधित्व देने का, क्योंकि युवाओं के प्रतिनिधित्व देने से कहीं ना कहीं एक पीढ़ी तैयार होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि अयोग्य उम्मीदवार को भी हम उम्मीदवार बनाएं। हम हमेशा उन्हीं टिकटों की डिमांड करते हैं अपने वरिष्ठ नेताओं से जहां पर योग्यता के आधार पर हमारे युवक कांग्रेस के साथी जहां जीतने में सक्षम होते हैं, या बहुत पुरानी सीट है, बहुत समय से कांग्रेस नहीं जीती हुई होती, या हमारा नौजवान साथी जो है मजबूती से चुनाव लड़ सकता है, वो हम संगठन के वरिष्ठ नेताओं के सामने रखते हैं। और हमारा संगठन भी निश्चित तौर पे हमें उतना प्रतिनिधित्व देता है। आप मध्य प्रदेश में बहुत से ऐसे युवा देख सकते हैं जो आज विधानसभा के सदस्य हैं, राजस्थान में देख सकते हैं, आज तमिलनाडु में कई सांसद युवक कांग्रेस और एनएसयूआई के बैकग्राउंड के हैं। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल था, विधायक थे, अभी वर्तमान विधायक हैं, बहुत सारे एनएसयूआई युवक कांग्रेस के बैकग्राउंड से। राजस्थान की सरकार के कैबिनेट के मंत्री युवक कांग्रेस और एनएसयूआई के बैकग्राउंड के हैं। तो मैं समझता हूं कहीं ना कहीं ये निश्चित तौर पर संगठन में भी बात रहती है कि जो भी योग्य उम्मीदवार है, नौजवानों को अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व मिले, लेकिन उन नौजवानों को मिले जो जीतने में सक्षम हो या लड़ने में सक्षम हो, कि वो अपनी बात को जनता के बीच में रख सकें, या उनकी उम्मीदवारी उसी चीज पे तय होती है उनकी सक्रियता से, अपने क्षेत्र की जनता के प्रति कितने वो सक्रिय हैं, संगठन में कितना ईमानदारी से काम करते हैं। मध्य प्रदेश में यूथ कांग्रेस का अपना एक स्वर्णिम इतिहास रहा है, और यूथ कांग्रेस के जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं रहे कुणाल चौधरी, अब वो विधायक हैं, काफी सक्रिय व्यक्तित्व है उनका। अभी
जिस प्रकार से भूरिया जी काम कर रहे हैं, तो यूथ कांग्रेस मध्य प्रदेश में, यूथ कांग्रेस की उपस्थिति को, यूथ कांग्रेस के कार्यों को लेकर आप किस प्रकार से सोचते हैं, कितने संतुष्ट हैं? देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरह से आपने कहा कि मध्य प्रदेश का एक बड़ा संगठनात्मक रोल रहा है मध्य प्रदेश की कांग्रेस की राजनीति में। कुणाल भाई हमारे साथी हैं, हमने साथ युवक कांग्रेस में बहुत सौ से काम कर रहे हैं। कुणाल आज विधायक हैं। जीतू पटवारी जी उनसे पहले युवक कांग्रेस के अध्यक्ष थे, मंत्रिमंडल में कमलनाथ जी के सरकार में मंत्री भी थे। प्रियव्रत सिंह जी उनसे पहले युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, राष्ट्रीय स्तर पे भी महामंत्री रहे, वो भी मंत्रिमंडल के सदस्य थे। निश्चित तौर पे एक संगठन का ढांचा होता है। 15 साल तक हम विपक्ष में रहे, आज भी विपक्ष में है। 15 महीने का एक छोटे से पीरियड में हम सत्ता में रहे, लेकिन कहीं ना कहीं युवा कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के कारण ही हम प्रासंगिक बने रहे। उनकी मेहनत के कारण ही, लगातार सड़क से संसद पे तक संघर्ष करने के कारण ही हम लोगों की मौजूदगी जनता के बीच में रही। और मैं समझता हूं कि वर्तमान समय में भी इसी तरह से संगठन का एक जो कार्यकर्ता है मध्य प्रदेश में, वो पार्टी कैडर की तरह काम करता है, पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है और हर मुद्दे पर संगठन के हर कार्यक्रम को नीचे तक, जनमानस तक लेके जाता है। मैं समझता हूं कि आने वाले समय में भी मध्य प्रदेश में युवक कांग्रेस बहुत महत्वपूर्ण भूमिका कांग्रेस संगठन को मजबूत करने में करेगा। जिस प्रकार से यूथ कांग्रेस काम कर रही है, तो आपके पास इनपुट्स तो रहते हैं पूरे जिलों से, तो क्या मध्य प्रदेश के युवाओं में वो अंडर करंट है कि वो यूथ कांग्रेस की रीति नीति से, कांग्रेस की सोच से अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करती है, और वर्तमान सरकार से उसको लग रहा है कि वो ये वर्तमान सरकार जनहित के निर्णय नहीं ले पा रही है? क्या वो अंडर करंट आप महसूस करते हैं कि आगामी चुनावों में उसका रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा? निश्चित तौर पे, और मैं कह सकता हूं कि आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। आप मध्य प्रदेश के नब्ज को आप और मजबूती से जानते हैं। मैं अपने साथी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों से चर्चाओं के दौरान, मिलने वाले व्यूज के दौरान और इस प्रदेश के अनेकों नौजवानों के साथ संपर्क में रहने के साथ ये कह सकता हूं कि बहुत परेशान है यहाँ का युवा, बढ़ती बेरोजगारी के कारण, महंगाई के कारण, और आने वाले समय में, क्योंकि एक नौजवान का सपना होता है कि वो जब शिक्षित होकर कॉलेज से बाहर निकलता है तो रोजगार के अवसर तलाशता है। जब वो वर्षों तक बेरोजगारी का दंश झेलता है तो कहीं ना कहीं उसका घरेलू जीवन भी प्रभावित होता है और उसके जीवन पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। आज मध्य प्रदेश में ही बेरोजगारों की संख्या हर महीने बढ़ रही है, घट नहीं रही। लाखों युवा जो है हर महीने बेरोजगार हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों में अंडर करंट है और लोग मौके के इंतजार में हैं। जब मध्य प्रदेश में चुनाव होगा तो वो आपको देखने को मिलेगा कि जो आगामी प्रदेश के चुनाव होंगे तो उसके अंदर इस प्रदेश का नौजवान अपने मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोट की चोट से इस सरकार का परिवर्तन करेगा। कब आएगा नवल सवेरा, कब जागेगा सूरज मेरा, आशाओं की अंधियारी रात बढ़ती हुई चली जाती है और इंतजार करते करते ही अपनी उम्र कटी जाती है। आम आदमी इस इंतजार में रहता है कि जो सरकार आएगी उसका संरक्षण करेगी, उसका संवर्धन करेगी, जनहित के ऐसे निर्णय लेगी जो उसके जीवन में मूलभूत बदलाव लाएंगे, उसको समृद्ध बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि वो जनहितैषी सरकार है और अंतिम छोर के व्यक्ति का उदय उसका लक्ष्य है, जबकि कांग्रेस कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है। युवाओं से लेके, माताओं बहनों से लेके आम आदमी सब भारतीय जनता पार्टी की रीति नीतियों से परेशान है और आगामी चुनाव में यूथ कांग्रेस की तरुणाई को वापस लाने में, कांग्रेस के गौरव को वापस लाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। सर, जिस प्रकार से तमाम सारे पहलुओं पर आपसे चर्चा की, उम्मीद करता हूं कि राहुल स्क्वायर हो गए हैं। राहुल गांधी जी के आप एक सिपा सालार हैं, तो राहुल और मैथ ऐसा है कि स्क्वायर माने डबल हो जाता है, और राजनीति का स्क्वायर तो चौका भी हो सकता है। कुछ कह नहीं सकते कि आपका ये स्क्वायर शॉट कहाँ तक जाएगा, लेकिन मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं कि राजनीति भले ही किसी दल की हो, लेकिन राजनीति जनहितैषी हो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया जी।